हेलो फ्रेंड, आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर का पार्ट फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या है कि जो यूएसएसआर का अभी तक हम लोग ने ना 4 पार्ट कर चुके हैं, तो जो अभी फिफ्थ पार्ट में करेंगे कि जो यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है ना, तो डिसइंटीग्रेशन होने के बाद में क्या कंसिक्वेंसीज हैं। कंसिक्वेंसीज का मतलब है कि क्या उसके रिजल्ट निकल के आए। ठीक है, और उसके बाद में वर्ल्ड ऑर्डर जो है, वर्ल्ड ऑर्डर मीन्स आज के टाइम मीन्स 1991 के बाद 2025 तक अभी वर्ल्ड किस सिचुएशन में है, उसके क्या क्या रिजल्ट निकले। ठीक है, मैनिफेस्टेशन क्या था डिसइंटीग्रेशन का, किसका डिसइंटीग्रेशन, यूएसएसआर का। तो ये चीज़ें हम लोग को देखना है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर है फर्स्ट तो एंड्योरिंग चेंजेस फ्रॉम द सोवियत कोलैप्स। तो सोवियत के कोलैप्स से हम लोग को क्या क्या इसके रिजल्ट निकले हैं, वो चीज़ हम लोगों को देखनी है। ठीक है, द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन एंड सोशलिस्ट सिस्टम इन ईस्टर्न यूरोप लेड टू सिग्निफिकेंट ग्लोबल चेंजेस कैटेगराइज्ड इनटू 3 ब्रॉड एरियाज। पहला पॉइंट लिखना है, याद रखना है, सिंपल, कि इसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के वजह से ग्लोबल लेवल पर चेंजेस आए और सिग्निफिकेंट ग्लोबल चेंजेस। फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। ठीक है, क्या क्या चेंजेस आए, जैसे कि 16 देश हो गए ना एक साथ में, तो 16 देशों के साथ में हर किसी की अपनी अलग अलग ट्यूनिंग होगी, अलग अलग बॉन्डिंग होगी। ठीक है, उसी के हिसाब से हम लोगों को देखना है। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है, सिग्निफिकेंट ग्लोबल चेंजेस। कितने चेंजेस, 3 ब्रॉड चेंजेस हैं, 3। ठीक है, पहला क्या है, एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन। देखो, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का मतलब क्या है, एंड ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर कब शुरू हुआ, 1945, 1991 तक चला। तो पहला क्या है, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट जो था ना सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म के बीच में। मैंने आप लोगों को बताया कि सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म के बीच में जो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था, एक तो वो खत्म हो गया। तो पहला पॉइंट क्या, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट जो है ना वो खत्म हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि अब देखो, पॉइंट को याद नहीं करना कि भाई हम तो याद करेंगे, नहीं नहीं, वो एक चीज की वजह से तुम लोग को ना चीज़ों को इवोल्व करना है। मतलब एक पॉइंट हुआ तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही करके आंसर निकल जाएगा, रट्टा नहीं मारना, याद नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, आइडियोलॉजिकल चेंज था, एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। स्ट्रॉन्ग किससे बना रहे थे, मिलिट्री से बना रहे थे, वेपन का मैन्युफैक्चरिंग से बना रहे थे। तो अब एक बंदा रह गया, एक हार गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब होगा कि जो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन था ना वो भी खत्म हो गया दोनों के बीच में। मिलिट्री कन्फ्रंटेशन दोनों के बीच में, क्या आमने सामने लड़ रहे थे, क्या नहीं, आमने सामने नहीं लड़ रहे थे, अलग अलग वर्ल्ड की अलग अलग लोकेशन पे लड़ रहे थे। कहाँ कहाँ पे लड़ रहे थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इराक में लड़े, इराक के अंदर भी यूएसए ने कुछ किया। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट नहीं लड़े, अफगानिस्तान में लड़े, वियतनाम, अलग अलग जगह पे, बहुत सारी जगह पे इन अपनी मतलब आइडियोलॉजी को सेपरेट करने के लिए एक तरह से कई बारी कोल्ड वॉर हॉट वॉर में भी बदला। ठीक है, इतना याद रखना है। तो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट खत्म, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन खत्म, आर्म रेस खत्म, आर्म रेस भी बंद हो गया, न्यूक्लियर वेपन एक्यूमुलेशन सीज हो गया। ठीक है, खत्म हो गया, ओपन पॉसिबिलिटी फॉर न्यू पीस, अब नए रास्ते खुल गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, अगला उसके ऊपर आते हैं। तो पहला पॉइंट तुम लोग को याद रखना है कि आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट खत्म, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन खत्म, आर्म रेस खत्म, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन एक्यूमुलेशन खत्म, और शांति के नए दरवाजे खुल गए, पहली चीज। दूसरा, अभी तक 1991 से पहले कितने पावर थे दुनिया में, दो पोल थे। ठीक है, एक पोल था यूएसएसआर, एक था यूएसए। यूएसएसआर दूसरे देशों को बोलता था कि मेरे पोल के नीचे आ जाओ, ये और देशों को बोलता था कि मेरे पोल के नीचे आ जाओ। तो दोनों पोल थे ये। ठीक है, तो बाईपोलर, बाईपोलर मतलब 2 स्ट्रॉन्ग पावर थी दुनिया में। अच्छा, लेकिन अभी पावर किसके हाथ में आ गई, ये तो हार गया। अब कौन सुपर पावर कौन बचा, यूएसए।
अच्छा, यूएसए बचा। तो इसका मतलब तुम क्या बोल सकते हो कि वर्ल्ड अभी बाईपोलर से यूनिपोलर में आ गया। यूनिपोलर में आ गया मतलब यूएसए की डोमिनेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में एक मल्टीपोलर सिस्टम भी क्रिएट होगा, अभी नहीं हुआ, बाद में होगा। मतलब अभी नहीं हुआ मतलब मैं 1991 की बात कर रहा हूँ। इन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल कंट्रीज और ग्रुप्स डिड नॉट अकर। देखो ये जो है ना यूएसए की जो हेजीमनी बोल सकते हैं, यूएसए की जो डोमिनेंस है, इसको हम बोल सकते हैं कि 2000 तक चली, जब तक 9/11 नहीं हुआ। 9/11 मीन्स जो ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के ऊपर हमला किया था, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे और भी देश जो हैं वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गए, ठीक है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड मिलिट्री लेवल पर, ठीक है। तो दुनिया क्या हो गई, दुनिया हो गई मल्टीपोलर। अभी पहले कितने पोल थे, 2, फिर कौन कितने पोल रहे, 1। उसके बाद में देखो 1945 से 1991 बाईपोलर, ठीक। 1991 से 2000 यूनिपोलर, 2000 से 2025 मतलब टिल नाउ मल्टीपोलर। मल्टीपोलर क्यों है, क्योंकि और बहुत सारे ऐसे देश हैं कि जिसके ऊपर पूरी दुनिया डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल इंडिया, फॉर एग्जांपल रसिया, फॉर एग्जांपल फ्रांस, फॉर एग्जांपल यूएसए, फॉर एग्जांपल सिंगापुर, फॉर एग्जांपल यूएई, फॉर एग्जांपल जापान, ऐसे फॉर एग्जांपल ईरान, ठीक है, फॉर एग्जांपल इजराइल। तो सभी देश के पास आज सभी बहुत सारे देश क्या है कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, ठीक है। तो इसका मतलब पोल जब भी लगेगा इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो 1991 से पहले 2 ही देश स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, 1991 से 2000 तक 1 देश स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था, 2000 के बाद में अभी बहुत सारे देश स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, ठीक है। तो शिफ्ट इन पावर रिलेशन, शिफ्ट इन पावर रिलेशन मीन्स पावर रिलेशन शिफ्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी ये चैप्टर तो हम कर रहे हैं एंड ऑफ बाइपोलरिटी वाला, ठीक है। अच्छा, 1991 से पहले कितने आइडियोलॉजी थी इकोनॉमी को लेके, 2, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। उसके बाद कम्युनिज्म खत्म, कैपिटलिज्म की डोमिनेंस होगी, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बिकेम डोमिनेंट। अच्छा, अब ये जो इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक हो गया या आईएमएफ हो गया, ये इंस्टीट्यूशन के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका था, यूएसए का। यूएसए क्या है, कैपिटलिस्ट है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये सभी के सभी यूएसए का इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए उन सभी कंट्रीज को ज़्यादा लोन देगी जो यूएसए के अलाय हैं या जिसके साथ यूएसए अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इंस्टीट्यूशन लाइक द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड गेंड इन्फ्लुएंस बाय प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म। मतलब कैपिटलिज्म को और ज़्यादा सेपरेट करने के लिए और ज़्यादा एक तरह से ट्रांजिट करने के लिए इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने अपना इन्फ्लुएंस दिखाया, ठीक है। किसके कहने पे, किसकी एडवाइस पे, यूएसए की एडवाइस पे। पॉलिटिकली लिबरल डेमोक्रेसी वॉज सीन एज द आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम। अच्छा, पहले कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम था कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी बना लो, सिंगल पार्टी बना लो, लेकिन अभी क्या हो गया कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए और वो भी लिबरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। लिबरल डेमोक्रेसी मीन्स जिस देश के अंदर जैसे लिबरलिज्म होता है ना, कि वहाँ पे जो भी मार्केट की ज़्यादा ज़रूरतों को, नेसेसिटीज़ को पूरा करेगा, वही बंदा वहाँ पे कामयाब रहेगा, ठीक है। तो इसको आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम की तरह देखा गया कि इसको लिबरल डेमोक्रेसी को। और कोई भी देश को अच्छा अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखाना है तो कितनी चीज़ें ज़रूरी है, पॉलिटिकल, इकोनॉमी एंड मिलिट्री। तो मिलिट्री में यूएसए सही, इकोनॉमी में एंड पॉलिटिकल लेवल पर। तो अभी क्या हो गया, यूएसए की हेजीमनी मीन्स यूएसए की डोमिनेंस पूरी दुनिया के अंदर चल रही है, ठीक है। अभी नहीं, मतलब 1991 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, 2 चीज़ हो गई। पहली चीज़ क्या देखी हमने, पहली चीज़ देखी कि आइडियोलॉजिकल जो डिस्प्यूट था वो ख़त्म हो गया, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन ख़त्म हो गया, आर्म रेस ख़त्म हो गया, न्यूक्लियर वेपन एक्यूमुलेशन ख़त्म हो गया, और पीस के लिए, शांति के लिए नई पॉसिबिलिटी शुरू हुई। पावर के अंदर
किसके पास में पावर आ गई सारी, यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, लिबरल डेमोक्रेसी, ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा तीसरा क्या हुआ, नई कंट्रीज बनी काफ़ी सारी। नई कंट्रीज कैसे, ये जो एरिया है, ये एरिया यहाँ पे देखो, ये एरिया रसिया है ना, तो यहाँ पर जो कंट्री है यहाँ पे 15-16 नई कंट्री बन गई। तो ये जो 15-16 नई कंट्री बनी है, ये कैसे बनी है, ये बनी है किसके डिसइंटीग्रेशन से, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से। जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो नई कंट्री बनी, और उन नई कंट्रीज की कुछ एस्पिरेशन होंगी। वो एस्पिरेशन कौन पूरी करेगा, उन सभी एस्पिरेशन को पूरा करेगा अभी यूएस से, किसकी मदद लेके, वर्ल्ड बैंक की मदद लेके और आईएमएफ की मदद लेके, ठीक है। अच्छा अब ये कंट्रीज क्या चाहेंगी कि भाई हम तो नए ताज़ा ताज़ा अलग हुए हैं, कहीं हमें रसिया हमारे ऊपर हमला ना कर दे और हमें कहीं वापस मिला ले। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूरोपियन यूनियन और नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। और नाटो तो तुम लोग को पता है कि अलायंस, और अलायंस के अंदर जो भी कंट्री आ जाती है, इसका मतलब है कि एक कंट्री पे हमला तो सभी के ऊपर हमला, और सभी के सभी फिर रसिया पे हमला करेंगे। तो नाटो के अंदर शामिल होना इनके लिए फायदेमंद था। अच्छा सेंट्रल एशियन कंट्रीज मेंटेन क्लोज टाइज विद रसिया वाइल एंगेजिंग विद चाइना एंड यूएस एंड अदर्स। अब देखो सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन सी है, ये सेंट्रल एशियन कंट्री है यहाँ पर। इन कंट्रीज ने, ये कंट्रीज कौन सी है, ये कंट्री वो हैं जो चाहती थी कि सोवियत जो सिस्टम है हम उसके साथ में ही रहें। इसका मतलब, लेकिन अब सोवियत सिस्टम तो ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर रसिया के लिए तो सॉफ्ट कॉर्नर तो है ना अभी भी। तो इसका मतलब इनके क्लोज रिलेशन किसके साथ है, इन 5 देशों के, सेंट्रल एशिया में 5 देश है, ठीक है, इन 5 देशों के किसके साथ में अच्छे रिलेशन रहेंगे, मेंटेन रसिया के साथ में। लेकिन इनको पता है कि भाई अमेरिका के साथ में भी अच्छे रिलेशन रखने हैं, यूरोप के साथ में भी रखने हैं, ठीक है। तो इन्होंने सभी के साथ में अच्छे रिलेशन रखे, किसने, सेंट्रल एशियन कंट्री ने। अच्छा जो बाल्टिक कंट्रीज हैं और जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनका क्या एम था कि रसिया हमारे ऊपर हमला ना कर दे, जल्दी से जल्दी यूरोपियन यूनियन और नाटो ज्वाइन कर लो। इंटरनेशनल सिस्टम सो न्यू प्लेयर ईच विद द आइडेंटिटी, इंटरेस्ट एंड चैलेंज। अभी दुनिया के अंदर क्या हो गए, मतलब ये दुनिया के अंदर बहुत बड़ी घटना थी। बहुत बड़ी घटना क्यों थी और ये चैप्टर क्यों दिया गया है, मतलब इंडिया की 12th क्लास की, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में 12th क्लास में ये चैप्टर क्यों दिया गया है, पहला चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलरिटी। क्योंकि एक साथ में धरती के ऊपर 15 नए देशों का बनना छोटी घटना तो नहीं है ना, इस वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं एंड ऑफ बाइपोलरिटी। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर नए प्लेयर आए, उन नए प्लेयर की नई आइडेंटिटी थी, उनके इंटरेस्ट अलग थे, उनके चैलेंज अलग थे, ठीक है। तो इसके अंदर ये 3 मेन चीज़ें थी। अभी हम लोग देखते हैं वर्ड्स। सोवियत कोलैप्स, आप लोगों को पता है सोवियत कोलैप्स क्या होता है। सोवियत कोलैप्स क्या होता है, जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इज कॉल्ड सोवियत कोलैप्स। क्यों हुआ वो भी पता है, ठीक है। बर्लिन वॉल क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। अभी क्या है कि तुम लोग को इस चैप्टर से 200 कीवर्ड याद हो जाएंगे अगर तुमने ढंग से समझा है तो। कोल्ड वॉर क्या है, कोल्ड वॉर क्या है, जब पीस भी ना हो और शांति भी, वॉर भी ना हो और शांति भी ना हो। आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट क्या है कि दोनों देश चाहते हैं कि मेरी आइडियोलॉजी फैले। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, पता है, स्टेट का कंट्रोल, मार्केट का कंट्रोल। आर्म रेस, हथियारों का बढ़ाना। यूनिपोलर सिस्टम, एक देश की ताकत। मल्टीपोलर, बहुत सारे देशों की ताकत। यूएस सुपर पावर, यूनिपोलर सिस्टम, पूरे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सभी चीज़ों में यही आगे। वर्ल्ड बैंक, यूएसए की डोमिनेंस के साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन। आईएमएफ भी। लिबरल डेमोक्रेसी पढ़ लिया। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोप के जितने भी देश हैं ना, उन सभी का एक ऑर्गेनाइजेशन है। यूरोप के अंदर जितने भी देश हैं उन सभी का जो एक साथ में मिलके वो काम करते हैं, तो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है नेम्ड एज यूरोपियन यूनियन। नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। इसके रिटेलिएशन में, इसके रिएक्शन में उसने क्या बनाया, यूएसएसआर ने वॉरशो पैक्ट, ठीक है।
सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं। न्यू प्लेयर इन इंटरनेशनल सिस्टम, 15 नए देश आए थे, ये चीज़ है। अच्छा, अब क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन रीशेप ग्लोबल पावर डायनामिक्स। ठीक है, देखो हाउ डिड द, ये सीधा पूछ रहा है कि भाई ग्लोबल पावर डायनामिक्स, ग्लोबल पावर के अंदर क्या क्या बदलाव आए जब सोवियत यूनियन टूटा। तो क्या क्या बदलाव आए? हथियारों के ऊपर पैसा कम खर्चना शुरू हो गया। अच्छा, टेंशन का माहौल बना हुआ था 50-60 साल से, वो ख़त्म हो गया। हथियारों की रेस ख़त्म हो गई। ठीक है, हथियारों की रेस ख़त्म हो गई तो पैसा हथियारों को छोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगेगा। ठीक है, लोगों के वेलफेयर के लिए पैसा लगेगा। लिबरलिज्म आया, मतलब सभी देश शांति के साथ में एक दूसरे के साथ में बिजनेस करना शुरू कर दिया। तो कितनी सारी चीज़ें हुई। 15-16 देश नए आए, उनके अलग इंटरेस्ट थे, लोगों का एक दूसरे के साथ इंगेजमेंट बढ़ा। तो कितनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि याद ही करना है। इस चीज़ को जितना मतलब इजी होके और जितना इतना सोचोगे ना, मतलब रिलेट करोगे, जब कनेक्ट करोगे चीज़ों को, तभी होगा। और तभी क्या, वैसे तो रट्टा मार के और सीधा लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे, लेकिन उससे तुम इजी फील नहीं कर पाओगे। ठीक है, तुम नई चीज़ों को क्रिएट नहीं कर पाओगे, अपनी थिंकिंग को इवॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन नॉर्मली सोचोगे ना कि ये हुआ तो क्या क्या नेचुरल, क्या क्या उसके आउटकम होंगे, वही चीज़ें होंगी। अच्छा, उसके बाद में क्या है, वट वर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ न्यूली इमर्ज्ड नेशन। अब नए जो देश आए उनकी क्या पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशन थी, तो क्या होगी। अब देखो, हमने नहीं पढ़ा, मतलब पढ़ा मैंने बता दिया, लेकिन याद नहीं करना। समझोगे तो इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली टैकल कर सकते हो कि कोई भी देश आएगा तो क्या चाहेगा वो, कि उनके देश के जो लोग हैं, उनके देश के लोग, उनकी एस्पिरेशन पूरी हो, उनका पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल हो, उनकी इकोनॉमी अच्छे से चले, उनके पास में पैसा हो लोगों के वेलफेयर के लिए। ठीक है, यही सब तो चाहेगा ना कोई भी देश। तो यही सब इन्होंने चाहा और यही सब आपको लिखना है। तो ये चीज़ है। अब अगला जो पार्ट है वो है शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजिम, वो हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।